नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। तरुण सत्संगी है ऑरिगो ई मंडी से, मोतीलाल ओसवाल से अमित सजेजा हैं और साथ ही हमारे साथ कुमार जैन साहब होंगे जो यूटीजेड के चेयरमैन है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे टॉप 10 खबरों की, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। एक्शन की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर कल के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी थी। 1000 रुपए तक सोना चढ़ गया था। चांदी में 2000 रुपए तक की तेजी देखने को मिली थी और आज हालांकि सुस्त है। लंबी तेजी के बाद कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है। यहां पर क्रूड की बात करें तो यहां पर भी सुस्ती दिख रही है। एक दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन ब्रेंट अभी भी $87 के आसपास घूम रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो कम मांग है और ऊपरी स्तरों पर डिमांड कम हुई है, तो 545 रुपए के नीचे। हालांकि यूरोप के गैस में अभी भी तेजी का रुख बना हुआ है। कॉपर की बात करें तो 4.5% कमजोर है, 690 रुपए के आसपास। एग्री मार्केट में कॉटन आज तेजी दिख रही है, लेकिन जो खबरें हैं कि उत्पादन इस साल बम्पर रह सकता है, इस रिपोर्ट को लेकर आगे हमारे साथ तरुण जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्पाइसेस में आज तेजी है। हल्दी, जीरा, धनिया हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है और कैस्टर में दबाव है। चलिए, सबसे पहले चांदी की बात कर लेते हैं। अमित जी, क्या लग रहा है चांदी में क्या हो रहा है? जबरदस्त तेजी दिख रही है, 12,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है सितंबर के भाव से। कितनी तेजी की उम्मीद यहां से और आप कर रहे हैं? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए जी, फेड चेयर पॉवेल की जो स्पीच थी उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने वहां से पॉजिटिव व्यूज जरूर लिए हैं। उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक है, जो बढ़ोतरी होती है ब्याज दरों में, उसमें कमी आने की आशंका बढ़ रही है। 50 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड है दिसंबर 14 को जो मीटिंग है वहां पर। उसके बाद एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ हमने देखा है, कहीं ना कहीं रिस्कियर एसेट्स जिसे हम कहते हैं उसमें आई है। डॉलर इंडेक्स लगभग उस दिन से 1.5 से 1.25% डाउन चल रहा है। और कल के जो आंकड़े आए हैं, खास करके कोर पीसी ही जो फेड का एक फेवरेट मेजर है इन्फ्लेशन का, वहां पर भी मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ है वो 0.3% के बजाय 0.2% आई है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो पिछले 3 या 4 हफ्तों से बना है, जहां पर बाय ऑन डिप की रिस्कियर एसेट्स में फेवर पा रहे हैं, उसी के चलते चांदी में, बेस मेटल्स में, गोल्ड में हमें लगातार एक तेजी का माहौल दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स में साथ ही साथ एक एक लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं। 105 का काफी एक महत्वपूर्ण स्तर था, जो एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस कल हमने ब्रेक डाउन देखा है। वीकली क्लोज है, अगर उसके नीचे भी क्लोज देता है नॉन फार्म पेरोल के बाद, तो हम देखेंगे कि ये जो तेजी है ये और बढ़ सकती है। इस बैकग्राउंड के चलते मैं समझता हूँ कि चांदी में और तेजी के आसार बन सकते हैं। ऑलरेडी हम स्पॉट में $22.5 के ऊपर देख रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि $23.20 के करीब के लेवल हमें स्पॉट सिल्वर में देखने मिलेंगे, जो कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है लगभग 66,000 के आसपास MCX पर मार्च वायदा में। तो ये व्यू है चांदी को लेकर अमित जी का। हमारे साथ कुमार जैन साहब भी हैं, यूटीजेड के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, चांदी को लेकर किस तरह के रुझान ग्राहकों की तरफ से देखने को मिल रहा है और भाव के हिसाब से क्या लग रहा है? क्या चांदी में आप सेंस कर रहे हैं कि आने वाले समय में और तेजी बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल। जहाँ तक सवाल है भाव का, तो भाव अभी पूरा निर्भर हो गया है 3-4 फैक्टर पे, जैसे रुपयों का मजबूत होना या कमजोर होना, डॉलर इंडेक्स का वॉलेटाइल मार्केट घटना या बढ़ना, और यहाँ फेड की जो बात हुई है वो ऑलरेडी एस्टिमेटेड थी कि भी ब्याज दर जो रैपिडली वो 0.75 बेसिस बढ़ा रहे थे, वो अब उन्होंने लास्ट मीटिंग में 30 तारीख की मीटिंग में ऐसी घोषणा की थी कि भाई ब्याज दर बढ़ाने से जो इकोनॉमी पे जो कंट्रोल आना है वो कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि ब्याज दर अब थोड़ा कम किया जाए, मतलब 50 पैसा पॉइंट या 25 पॉइंट के हिसाब से बढ़ाया जाए। तो ये सब देखते हुए वापस सोने में जो तेजी मंदी थी उसको ब्रेक लगा और आज मार्केट में 55,000 के करीबन सोना खुला है। तो और इसके बावजूद भी सबसे बड़ा मुख्यतः कारण है कि शादियां हिंदुस्तान में जो है करीबन 32 लाख शादियां ये लास्ट 1.5 महीने में हुई है और आने वाले मिड जुलाई तक शादियां चलेगी। तो इससे चलते हुए इंपोर्ट जो होगा वो भी आंकड़े उसके कम आए हैं। अब की बार जो अप्रैल से लेके
नवंबर के आंकड़े आए वो 17% कम आए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी रिसाइकल गोल्ड से लोग काम चला रहे हैं कि लोगों के दिमाग में सोना इतना तेज गया है तो कहीं ना कहीं जाके नीचे आएगा, लेकिन सोने में एक तेजी बरकरार रहेगी, जिसके जियोपॉलिटिकल इशू भी कई कारण बने हैं। दूसरा कारण बना है चाइना का, चाइना में कोविड स्प्रेड हो रहा है तो वहां का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके मार्केट पे पड़ेगा। और तीसरा मुख्यतः कारण बना हुआ कि यूरोपियन कंट्री जो है वो रशिया के जो तेल सप्लाई करती थी उस तेल पे उन्होंने तेजी बढ़ाई है और वो चाहते हैं कि रशिया के तेल का जो फ्लो है वो बंद हो। तो वहां उन्होंने जो तेल वहां से आता था और कंट्री से उस पर 20% डिस्काउंट देके वो तेल वो लोग अपने यूरोप कंट्री में बांट रहे हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके रशियन मार्केट पे पड़ेगा और उससे सोने के भाव में एक तेजी बरकरार रहेगी। और डिमांड का भी एक कारण है। इंपोर्ट की बात करें तो 17% मैंने जैसा कहा कम आया, लेकिन इसके बावजूद भी रिसाइकल गोल्ड जो है हिंदुस्तान में ऐसे हमेशा स्टोरी करते थे भी, वैसा माना जाता है कि भी 25,000 टन महिलाओं के पास पड़ा हुआ है सोना और वो शादियों में काम आता है। तो वाकई हम देख रहे हैं कि इसमें भरपूर हमारे शोरूमों में इस समय शादियां जो चल रही है उसकी वजह से जो काम चल रहा है। लास्ट हमने धनतेरस में जो काम देखा था, धनतेरस और उसके पहले दशहरा से जो काम हमने शुरू किया है वो आज तक भी इसी तरह रोज काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके इसकी डिमांड तो कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है कि भाई इंपोर्ट नहीं हुए तो रिसाइकल से लोग काम चलाएंगे। ओके सर, आपने शादियों की डिमांड की तो किस तरह के डिमांड का अनुमान आगे है आप लोगों का? क्या डिमांड ये आगे भी बढ़ने वाली है या लोगों की खरीदारी पूरी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सवाल है सर। गत वर्ष की बात करें तो गत वर्ष 87 मुहूर्त थे, 87 मुहूर्त थे, जो अब की बार 152 से 155 मुहूर्त है शादियों के। और हर मुहूर्त पे पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 30 से 40 हजार शादियां एक मुहूर्त पे होती है। तो आप अनुमानित कीजिए कि 152 और 155 मुहूर्त में कितनी शादियां होगी। और मुहूर्त जो आए हैं वो मिड जुलाई तक है। और इसके साथ साथ मुख्यतः कारण बना है कोविड का हटना। कोविड का अब कंप्लीट हट गया है तो लोग जो सरकार के रेस्ट्रिक्शन था कि भाई एक शादी में इतना ही करना है उतना ही करना है एक शादी में, और अब हर फंक्शन में लोग हर फंक्शन मना रहे हैं और साथ साथ में फंक्शन के साथ साथ सोने की खरीदारी हो रही है हर फंक्शन के लिए। तो कपड़े, होटल और इस तरह से हर चीजों में एक अच्छी सी जबरदस्त मांग निकली है। उसमें सोना जो रहता है वो पूरे जो उनका बजट रहता है 5 करोड़ 10 करोड़ का, उसमें 80% बजट सोने का रहता है। तो ये सब देखते हुए और 4-4, 6-6 फंक्शन के अलग अलग दागिने बनते हुए आने वाले समय में मिड जुलाई तक इसी तरह से मांग रहेगी। और उसका कारण एक ही बन गया कि भाई अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग हजारों लोग शादियों में बुलाते हैं। तो और अब की बार सरकार के रेस्ट्रिक्शन में 150 आदमी थे, एक ही कार्यक्रम था। अब तो संगीत, मेहंदी, हल्दी, हर तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर तरह के कपड़ों की और ज्वेलरी की खरीदारी हो रही है। तो ये सब देखते हुए एक अच्छी मांग हम आने वाले समय में देख रहे हैं। यानी ये डिमांड जिस तरह की है वो डिमांड आगे भी जारी रह सकती है और भाव भी यहाँ पे लग रहा है कि इनको की आगे और तेजी की संभावना है। शुक्रिया कुमार जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब तरुण जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका आउटलुक क्या है? चांदी देखिए शुरुआत बहुत सुस्त हुई थी कल की बड़ी तेजी के बाद, लेकिन अब देखिए 300 रुपए ऊपर आ गया है। शार्प रिकवरी यहां पर दिख रही है। दिन के शुरुआती निचले स्तरों से 65,700 के ऊपर चांदी का मार्च वायदा चला गया। क्या करना चाहिए इन स्तरों पर चांदी में? Good morning, Vishwan ji. Thanks for having me on the show. See, इस साल मोस्ट ऑफ द ईयर्स के अंदर हमने देखा था जिस तरीके से पेस ऑफ रेट है यूएस के अंदर काफी स्टीपर था, सीधा सीधा इम्पैक्ट आया डॉलर इंडेक्स में रैली और गोल्ड सिल्वर में करेक्शन की तरह। अभी क्या है, रिवर्स सिनारियो हो रहा है। अभी ये लाइकली है कि पेस ऑफ रेट हाइक अभी स्लोअर होगा। देन इसकी वजह से हमने देखा है तकरीबन 8-8.5% डॉलर इंडेक्स अपने हाई से टूट चुका है और जिसका सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। रैली काफी प्रॉमिसिंग है, हमें ऐसा लगता है फर्दर गेन्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक गोल्ड की बात करें $1835 एंड ऑन्स थोड़ा रेजिस्टेंस है, बट जिस तरीके से अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है बुलियन मार्केट के, वो उसको क्रैक करेगा एंड प्रॉब्ली 800, 1880, 1890 का प्राइस देखने को मिलेंगे। अगर डोमेस्टिक बोर्सेस की बात करता हूँ, गोल्ड लगता नहीं कि 52,000 के नीचे इजीली जाएगा एंड ग्रेजुअली ये 55-56 हजार के भाव देखने को मिलेंगे। इवन इन केस ऑफ सिल्वर 6,000 के ऊपर जब तक है सिल्वर विल रिमेन पॉजिटिव एज सेड अर्लियर ऑल्सो।
एंड अभी पॉसिबिलिटी है ग्रेजुअली 68,000 से 70,000 तक प्राइस देखने को मिले। अमित जी, फरवरी का जो वायदा है गोल्ड का वो 54,000 के बेहद करीब है। इन स्तरों पर क्या खरीदारी बनती है या डिप का वेट करें? देखिए, अगर प्योरली शॉर्ट टर्म की एक स्ट्रैटेजी है तो मेरा मानना है कि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा के पहले जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने मिलता है। तो हो सकता है कि दोपहर के सेशन में भारतीय बाजार के हिसाब से एक डिप देखने मिले, जहां पर दाम जो है वो 53,700 से 600 के बीच आ जाए। मैं समझता हूं कि वहां पर खरीदारी करना बेहतर है। $1810 स्पॉट में एक इमीडिएट क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अगर वो भी टारगेट होता है तो 54,100 के दाम हमें देखने मिल सकते हैं, जो एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। और उसके बाद मेरा मानना है कि $1830 से $35 का नेक्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट यानी 54,400 का एक 3 से 4 सेशन का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब गोल्ड सिल्वर के बाद क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड के लिए अहम रहने वाले अगले जो 4-5 दिन है ना, एक तो ओपेक प्लस की बैठक है 4 दिसंबर को, जो वर्चुअल बैठक होने वाली है। साथ ही 5 दिसंबर से यूरोपियन यूनियंस की तरफ से जो रूस के जो क्रूड ऑयल है उस पर जो पाबंदी लगाने की तैयारी है उसकी समय सीमा है। और साथ ही प्राइस कैप को लेकर भी अलग अलग हो रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियंस की जितने भी गवर्नमेंट है वो उनकी तरफ से लग रहा है कि $60 का जो प्राइस कैप है उस पर विचार अब हो रहा है। प्राइस कैप के हिसाब से क्या लग रहा है, ये क्रूड ब्रेंट के लिए अभी सपोर्टिव लग रहा है आपको तरुण जी? काफी वॉलेटिलिटी इन दिनों हमने देखी है बिकॉज ऑफ वेरियस नॉइसेस। आई थिंक अभी वॉलेटिलिटी है वो कंटिन्यू करेगा एंड जिस तरीके से प्राइस अभी दो हमने देखा है 6100 से रिकवर हुए हैं, बट लगता है 7000 के ऊपर इजीली नहीं जाएंगे। प्रॉब्ली हो सकता है कपल ऑफ डेज टू वीक्स प्राइस 7000 से 6000 के बीच में रहे। इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा है WTI क्रूड के प्राइस $70 से रिबाउंड कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में 70 से लेकर $85 के बीच का रेंज में रहे। एंड इट्स वेरी लाइक एज ऑफ नाउ टफ टू से कि क्या होगा। दो ओपेक एक तरफ प्रोडक्शन घटाएगा, दूसरी तरफ हो सकता है कि रशिया जो कैपिंग वाली इशू है, बट यूरोपियन नेशन ने अगर रशियन ऑयल को बैन किया तो सर्टेनली ये पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। आई वुड लाइक टू सी एग्जैक्टली क्या डिसीजंस आते हैं, आफ्टरवर्ड्स आई वुड लाइक टू टेक अ डायरेक्शनल कॉल ऑन दिस। ओके, ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या अमित जी आपके पास? 6,600 के पुट वगैरह खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से? जी, मैं समझता हूँ कि कल का जो पीक था कहीं ना कहीं 6,780 प्रीवियस पीक भी था, वो फेल हुआ है ब्रीच होने से। और क्योंकि एक महत्वपूर्ण डिसीजन आना है उसके पहले मुझे लगता है 4 सेशंस की जो लगातार गेन्स हैं उसके बाद एक हल्की सी नरमी हमें 6,500 तक देखने मिल सकती है। इसके चलते मैं 6,600 के पुट लेने की सलाह देना चाहूँगा 230 से 240 की रेंज में। अपसाइड में 350 तक के टारगेट्स हम 6,600 के पुट में देख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म रणनीति होगी पॉसिबली आज के सेशन के लिए। यानी क्रूड ऑफ फ्यूचर्स में या तो बेचे 6,680 पे 6520 के टारगेट के लिए, या फिर आप पुट ऑप्शंस यहां पर खरीद सकते हैं। 6,600 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस खरीदे, 235 रुपए में खरीदे, टारगेट 340 का है, स्टॉप लॉस इसमें 200 रुपए का लगा ले। ये क्रूड की बात हो गई। एनजी को लेकर अमित जी क्या आउटलुक है आपका, क्या लग रहा है एनजी में क्या हो रहा है? यूरोपियन गैस में तो काफी तेजी आ गई है। जी, बात सही है, लेकिन जो डिमांड है कहीं न कहीं उतनी उभर के नहीं आ रही है जितना फेयर था आज से 1.5 से 2 महीना पहले। इसके लिए हमने ऊपरी स्तरों पे सस्टेन होते हुए नहीं देखा है। हालाँकि यूएस गैस भी हमने देखा था कि हफ्ता भर पहले लगभग 620 की पैरिटी दिखाई थी M6 नेचुरल गैस ने यूएस नेचुरल गैस के पैरिटी के हिसाब से। लेकिन उसके बाद लगातार हम एक सस्टेन डिक्लाइन देख रहे हैं, या एक करेक्शन जिसे मैं कहूँगा देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये करेक्शन शॉर्ट टर्म अब भी जारी रहेगी। कल जो एक आंकड़े आए थे यूएस नेचुरल गैस EI की जो इन्वेंट्री आती है वो कहीं ना कहीं हल्की सी डिसअपॉइंटिंग थी, जिसके बाद हमने एक क्रैक आते हुए देखा। और मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये कुछ और समय जारी रहेगी, जिसके बाद प्राइस को स्टेबिलिटी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस 550 के करीब मैं बेचने की सलाह देना चाहूँगा। 527 से 525 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसके बाद प्राइस को एक स्टेबिलिटी ज़रूर देखने मिलेगी। ओके, और ऑप्शंस में भी बेचने की सलाह, पुट खरीदने की सलाह है? जी, मेरे हिसाब से 550 के पुट शॉर्ट टर्म के लिए यानी इंट्राडे के लिहाज से खरीदे जा सकते हैं। ओके, यानी जो भी कॉल है इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस की, आपको या तो फ्यूचर्स में बेचे या पुट खरीद कर आप यहां पर जा सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे के लिए है, छोटे से टारगेट के लिए यहां पर अमित जी की बेचने की सलाह है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में जिंक
0.5% की तेजी दिखा रहे हैं 272 के ऊपर। एल्युमिनियम 212 के ऊपर है। कॉपर हालांकि सुस्त है, 692 के आसपास है। हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। कोई पोजिशनल कॉल आपकी है क्या तरुण जी? पहले बीच में आप काफी पोजिशनल कॉल कॉपर की लेकर आ रहे थे, क्या इस हफ्ते के लिए कुछ है क्या, अगले हफ्ते के लिए? या सर्टेनली तो वॉलेटिलिटी हमने लास्ट 2 वीक्स के अंदर देखा है 660 से 705 की रेंज में। अंडरटोन लेकिन क्लियर है, जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर है दैट इज हिंटिंग कि आने वाले टाइम में कॉपर के प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से डॉलर का वीकनेस है उसका सीधे सीधे बेनिफिट इसको भी मिलेगा। एक कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है चाइनीज लॉकडाउन, बट ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले टाइम में कूल ऑफ होंगी रिस्ट्रिक्शन, और अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली कॉपर को सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्ली मैं मान के चलता हूं कि 680 675 कॉपर के प्राइस आते हैं तो पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक 660 के नीचे क्लोज नहीं देगा डेली बेसिस पर, इस काउंटर में मीडियम टर्म में तेजी रहेगी एंड ग्रेजुअली 730 735 तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। अमित जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में, क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? जी देखिए, वंस अगेन बेस मेटल्स में भी मैं नॉन फार्म पेरोल डेटा के पहले जस्ट एक मुनाफा वसूली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एमसेक्स जिंक में 273 के करीब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहाँ पर मैं बेचने की सलाह देना चाहूँगा। प्योरली इंट्राडे अगेन 274.5 का स्टॉप होगा और 269 तक के टारगेट होंगे। हालांकि एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जिंक का जो एक व्यू है, अगर मैं 2 से 3 हफ्तों की बात करूँ तो तेज़ी का है, इसलिए जो डिप आएगी उसके बाद दोबारा तेजी के आसार हमें दिख सकते हैं, जहां पर दाम ओवरऑल 280 प्लस के लेवल्स हमें दिखाई दे आज से 2 हफ्तों के बाद। ओके, चलिए, यानी जिंक बेचने की सलाह है। 273 पर जिंक बेचे, 269 के टारगेट के लिए 274.5 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। तरुण जी, क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम, जिस तरह की एक तरफा रैली दिखी थी और नवंबर में जिस तरह की रैली दिखी, क्या ये दिसंबर में भी इस तरह की रैली आगे जारी रहेगी या ब्रेक लगेगा, कंसोलिडेशन फेज में जाएगा अब यहाँ से ग्वार सीड ग्वारगम? आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है और कंटिन्यू करेगा। आपने देखा यूएस से और अदर कंट्रीज से गम की डिमांड काफी हाई है, जो कि डेरिवेटिव होता है क्वारसीड का, एंड आई थिंक डिमांड स्टोरी विल कंटिन्यू। तो लगता है कि जिस तरीके से हमने वन साइडेड रैली देखने को मिली हमको रिसेंटली 4500 से 6000, दैट विल कंटिन्यू। और ऑलरेडी हमने देखा न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक्सचेंज जो है 2% एडिशनल मार्जिन लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस कूल ऑफ होने को तैयार नहीं है, जो कि सजेस्ट करते हैं आने वाले टाइम में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। इट्स अ डिमांड स्टोरी, प्रॉब्ली 6500 से 7000 तक प्राइस आ सकते हैं। अमित जी, आपका व्यू ग्वार सीड ग्वारगम पर क्या है? जी मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर मुझे भी तेजी के पूरे आसार दिख रहे हैं। 6600 से 6700 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम ले सकते हैं ग्वारगम में, ग्वार सीड में, सॉरी। और ग्वारगम में मेरा जो टारगेट है वो करीबन 14000 से 14200 का आ रहा है। हालांकि इस टारगेट को आने के लिए हो सकता है कि 1 महीने का समय लगे, लेकिन ओवरऑल जो तेजी के आसार हैं वो बने रहेंगे। ओके, स्पाइसेस में अमित जी आपकी राय क्या है और कोई टॉपिक है आज के लिए? जी मेरा मानना है कि जीरे में तेज़ी के आसार बन रहे हैं और काफ़ी समय से हमने एक अच्छा पुल बैक भी आते हुए देखा है। जीरा वायदा जो है हो सकता है कि 26,000 के काफ़ी करीब दिखे। इमीडिएट तौर पर 25,650 का एक व्यू लेके चला सकता है। इमीडिएट से मेरा मतलब है 2 से 3 सेशन के लिए, और ओवरऑल अगर मैं हफ्ते से 10 दिन की बात करूं तो 26,000 के करीब जीरा वायदा जा सकता है। ओके, स्पाइसेस में कोई आपकी पिक क्या होगी आज? क्या लग रहा है कहाँ पे ज़्यादा तेजी की उम्मीद कर रहे हैं आप तरुण जी? मैं इस काउंटर में बुलिश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से सोइंग काफी अच्छा हो रहा है, स्पेशली कोरिएंडर एंड जीरा का, तो अपसाइड लिमिटेड रहेगी दोनों काउंटर के अंदर। और नॉर्मली विंटर जो क्रॉप्स होती है उनमें ज्यादा, अगर मॉनसून सीजन अच्छा होता है तो विंटर क्रॉप वैसे भी अच्छी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एरिया बढ़ेगा, और ऑलरेडी हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी हायर एरिया है। सर्टेनली ये दो काउंटर ऐसे हैं, जैसे जैसे क्रॉप का प्रोग्रेस बढ़ेगा वी विल विटनेस करेक्शन इन दीज टू कमोडिटीज। सो मैं मान के चलता हूँ कि इन लेवल्स पर एक्चुअली बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, एंड रैली आएगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी, एंड द मोमेंट वी विल हैव लाइक प्रोग्रेस और क्लैरिटी एंड नंबर, ये काउंटर में करेक्शन आएगा। ओके, चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। तरुण जी, आप फील्ड में काफ़ी गए भी थे, हाल में कई सारी आपकी तस्वीरें
सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था। कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है और यील्ड को लेकर क्या स्थिति है? हालांकि नॉर्थ इंडिया की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि वहां पर यील्ड को लेकर चिंता है और आवक जो अराइवल्स है वो अभी काफी कम है। क्या किसानों ने माल रोक रखा है, उन्हें लगता है कि आगे बेहतर भाव मिलेंगे इसलिए वो माल अभी बेच नहीं रहे हैं, इस वजह से तेजी आ रही है, या क्या वजह है? अगर बम्पर उत्पादन है तो भाव कम होने चाहिए। या सर्टेनली देखिए, हमारे यहाँ अभी देखा जाए, हमने सितंबर में प्राइमरी एस्टीमेट लॉन्च किया था, अभी हमने नवंबर में फाइनल किया है और उसमें हमने प्रोडक्शन 5.2% से अप किया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 14.2% कॉटन का प्रोडक्शन हायर है। अभी जो है इस साल का 360 लाख बेल्स का है। बट उसके बावजूद मैं अगर सीजन टिल डेट की बात करता हूँ, अक्टूबर से टिल नाउ अराइवल जो है, जो ट्रेडिशनली अराइवल होते हैं उनसे करीबन 35-37% कम है। उसके पीछे दो कारण है। सीड्स बहुत महंगी मिली फार्मर्स को, दे आर नॉट रेडी टू सेल एट अ करंट मार्केट प्राइस, और उनको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर की तरह हो सकता है कि इस साल भी तेजी देखने को मिली। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, और एंड वन ऑफ द मेन फैक्टर्स और है गुजरात इलेक्शन। आई थिंक गुजरात इलेक्शन के बाद फर्दर गुजरात में अराइवल्स बढ़ सकते हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी इन फार्मर्स माइंड कि 35,000-37,000 जब तक साफ नहीं आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज देयर स्टॉक, व्हिच इज व्हाई हमारे यहाँ जो कॉटन इंटरनेशनल मार्केट से डीकपल हो चुका है, वेरी हाई है, एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, टेक्सटाइल मिल बहुत कम कैपेसिटी पे चल रही है पैरिटी ना होने की वजह से, एंड इसी वजह से हम देख रहे हैं कि फाइबर इंडस्ट्री में भी डिमांड नहीं है। सो अल्टीमेटली इट्स काइंड ऑफ अ स्क्यूड अराइवल ड्रिवन रैली, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू इन द शॉर्ट टर्म। अब जाते जाते छोटा सा सवाल है, बहुत ही कम वक्त है सर। मक्के की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बल्क खरीदारी की रिपोर्ट है, वहां पर मंडियों में क्यों बल्क खरीदारी हो रही है सर, क्या वजह है? देखिए, एनिमल फीड में काफी अग्रेसिवली यूज होता है मक्का, और अभी देखिए प्रोडक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीबन 2.1% डाउन है, विच इज अराउंड 21.31 MMT। और अभी मार्केट में ये ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि इस बार क्वालिटी क्योंकि बहुत खराब है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रेन स्पेशली इन अक्टूबर, तो मंडी में ये हाल है कि द मोमेंट आप में ऑप्शन होता है, वहां पे जो बिग प्लेयर्स है वो उसी माल कैसा भी वो खरीदने को तैयार है। इसी कारण से क्या है कि माल आता है, 1 घंटे के अंदर मंडी में से वो ऑफ टेक हो जाता है, एंड ऑफ मंडी बाइंग भी काफी ज्यादा हाई है। आई थिंक अग्रेसिव बाइंग स्टॉकिंग की वजह से हो रही है, और इसी वजह से हमने देखा है कि देश में तेजी है और आगे तेजी का रुझान कायम रहेगा। ओके, तो ये वजह है मक्के को लेकर। शुक्रिया तरुण जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद FNO जंक्शन। नमस्कार।